नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीवीआर इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हर सोमवार को हम पूरे सप्ताह का करंट अफेयर लेकर आते हैं। पिछले सोमवार को हमने जो करंट अफेयर करवाए थे उसमें कुछ प्रश्न छूट गए थे, तो इसलिए आज हमने उन प्रश्नों को भी ऐड कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो हम आपका समय ना बर्बाद करते हुए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप लास्ट तक बने रहेंगे। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। हिंदी साहित्य सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, नई दिल्ली, नागपुर। दोस्तों, हिंदी भाषा साहित्य तथा देवनागरी का प्रचार प्रसार करने के लिए या उसे बढ़ावा देने के लिए हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना 1910 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ देखते हैं कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन जो है वो इस बार उड़ीसा में किया गया। आप सभी को पता है कि हाल ही में उड़ीसा के उड़ीसा के मुख्यमंत्री अभी चेंज हुए हैं। वहाँ के जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे नवीन पटनायक, उनके स्थान पे अभी कौन आए हैं उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर, वो आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। ठीक है, वैसे इस सेशन में आपको उसका भी जवाब मिलेगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं इस हिंदी साहित्य सम्मेलन के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें। तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जो है वो 10 जनवरी 1975 को नागपुर में मनाया गया था। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजन हुआ था? तो 10 जनवरी 1975 को नागपुर में, और इसीलिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस जो है मनाया जाता है। ठीक है, दुनिया में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली जो भाषा है वो है इंग्लिश, सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा, और उसके बाद मंदारिन बोली जाती है, और थर्ड नंबर पे हमारा हिंदी भाषा आता है। ठीक है, मतलब हिंदी जो है वो तीसरा सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 का जो है वो संजीव को मिला। किस उपन्यास के लिए? तो मुझे पहचानो, इसके लिए। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस आप याद रखेंगे 14 सितंबर, मतलब विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, हम बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 20 जून, 21 जून, 22 जून या 23 जून। दोस्तों, पहली बार जो है भारत ने यूएन के मंच से इसका आह्वान किया, और पहली बार इसे पूरे विश्व ने 2015 में मनाया था। ठीक है, पूरे विश्व में कब मनाया गया था? 2015 में मनाया गया था। और इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? तो 21 जून। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस बार इसका आयोजन जो है वो जम्मू कश्मीर में डल झील के किनारे किया गया था, और इसका थीम क्या था? तो स्वयं और समाज के लिए योग, मतलब योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। इसका थीम याद रखेंगे, थीम आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। योग को तो 2016 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत भी घोषित किया गया था, ये आप ध्यान में रखिएगा। मतलब 2015 में इसे पहली बार मनाया गया, और 2016 में इसको अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया था। ठीक है दोस्तों, इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार का, ये आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस प्राचीन विश्वविद्यालय के नए परिसर का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय या नालंदा विश्वविद्यालय। तो ये क्वेश्चन तो आप अच्छे से जानते होंगे। इसका राइट आंसर है नालंदा विश्वविद्यालय। आप सभी को पता है कि बख्तियार खिलजी जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय को विध्वंस कर दिया था। उसके बहुत दिनों बाद जो है वो अब जा कर के उसके नए परिसर का उद्घाटन हुआ है। आप ये फ़ोटो में देख सकते हैं। ये जो है इसमें झील भी बनाए गए हैं बहुत सारे। ठीक है, तो हम इसके बारे में और देखते हैं क्या है। तो बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया। कहाँ? तो बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया। आप सभी को पता है कि यहाँ जो है नालंदा विश्वविद्यालय में हेन सांग फाहियान जैसे जो है वो पढ़ने आया करते थे। विदेश से लोग जो है वो पढ़ने आया करते थे। ठीक है, तो इसलिए बहुत ही हमारा जो है ये महत्वपूर्ण स्थल है एक बिहार का। 480 एकड़ में बना यह परिसर दुनिया का सबसे बड़ा नेट जीरो ग्रीन यूनिवर्सिटी परिसर है। इसके परिसर में कमल सागर झील भी है जो 100 एकड़ में बना है। ये जो इम्पोर्टेंट है ये आप मार्क करके रखेंगे। इस झील का नाम क्या है ये पूछ सकते हैं। ठीक है, इस झील का नाम है कमल सागर झील, जो कि 100 एकड़ में बना हुआ है। इसके चांसलर अभी किनको बनाया गया है? तो अरविंद पनगड़िया को बनाया गया। आप सभी को पता है कि अरविंद पनगड़िया जो है वो
क्या बने हैं? तो अभी बने हैं नालंदा विश्वविद्यालय के चांसलर। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ बना है? तो ये तेलंगाना में बना है, इसे आप ध्यान रखेंगे। और भारत के बाहर पहला योग का विश्वविद्यालय जो है वो यूएसए में बना है, वो भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व बैंक ने 2025 के लिए यानी 2025 के लिए भारत की जीडीपी बढ़ाकर कितना कर दिया है? दोस्तों ये जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है 6.6%। भारत की जीडीपी कितना कर दिया है? तो 6.6% कर दिया है ये 2025 के लिए। और 2026 के लिए जो है वो विश्व बैंक ने भारत की जीडीपी का कितना बताया है, कितना अनुमान लगाया है? तो ये 6.7%, ये 2026 के लिए है। ठीक है, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। अभी हाल ही में अंकटाड ने भी भारत की जीडीपी का अनुमान लगाया है। अंकटाड ने 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर घटकर 6.6% रहने का अनुमान लगाया है। भारत की जो वृद्धि दर है, जीडीपी वृद्धि दर, उसको घटा करके अंकटाड ने 6.5% कर दिया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। सोर्स कोड किसकी आत्मकथा है? बिल गेट्स, अनीश शाह, संजय नायर या पीके मिश्रा? दोस्तों जो सोर्स कोड है वो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, ये फोटो में। ये बिल गेट्स की जो है वो आत्मकथा है। और यहाँ पे देखेंगे संजय नायर जो है एसोसिएशन के अध्यक्ष बने, और पीके मिश्रा जो है प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने हैं, है ना, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ पीएम। ठीक है, तो आगे चलते हैं और भी कुछ आत्मकथा देखते हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम है प्लेइंग इट माई वे। अभी हम सिर्फ जो क्रिकेटर्स हैं उनकी आत्मकथा को देख रहे हैं। ठीक है, युवराज सिंह की आत्मकथा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, और कपिल देव की आत्मकथा है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, सौरभ गांगुली की आत्मकथा है अ सेंचुरी इज नॉट एनफ। वीवीएस लक्ष्मण की आत्मकथा का नाम है 281 एंड बियॉन्ड। संजय मांजरेकर के आत्मकथा का नाम है इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट याद रखेंगे। शाहिद अफरीदी जो कि पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, उनकी आत्मकथा का नाम है गेम चेंजर। गेम चेंजर। क्रिस गेल जो कि वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं, उनकी आत्मकथा का नाम है सिक्स मशीन। सिक्स मशीन किसकी आत्मकथा है? क्रिस गेल। शेन वॉर्न, इनकी आत्मकथा थी कौन सी है? तो नो स्पिन। नो स्पिन। रिकी पॉन्टिंग की आत्मकथा है पॉइंटिंग एट द क्लोज ऑफ प्ले। पॉइंटिंग एट द क्लोज ऑफ प्ले। आई हैव द स्ट्रीट अ किटी क्रिकेट स्टोरी, ये आत्मकथा का नाम है दोस्तों। और ये जो है आर अश्विन की आत्मकथा है। ठीक है, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन बने हैं? दोस्तों ओम बिरला, भर्तृहरि महताब, अधीर रंजन चौधरी या मनोहर लाल खट्टर। दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रपति जो हैं अनुच्छेद 95(1) है ना, आर्टिकल 95(1) के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्या किया? तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की। यानी प्रोटेम स्पीकर कहने का मतलब पीठासीन स्पीकर, मतलब जब तक स्पीकर की नियुक्ति नहीं हो जाती है तब तक प्रोटेम स्पीकर जो हैं वह स्पीकर के पद पर क्या करेंगे? अपना काम करेंगे। जो स्पीकर का जो कार्यभार है वो प्रोटेम स्पीकर अभी निभाएंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है भर्तृहरि महताब। इनको जो है 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर अभी बनाया गया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे क्योंकि अभी जो है वह स्पीकर नहीं अभी बनाए गए हैं, तो प्रोटेम स्पीकर ही स्पीकर के जगह पर काम करेंगे। इनका जो अनुच्छेद है, आर्टिकल है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया है? उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में या उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में? दोस्तों गिद्धों की जो संख्या है एशियन किंग प्रजाति की, उनकी संख्या को देखते हुए, क्योंकि उनकी संख्या क्या है? घट रही है, तो इसीलिए उनके संख्या को देखते हुए उनके संरक्षण के लिए और उनके प्रजनन के लिए, ताकि उनकी संख्या में बढ़ोतरी किया जाए, इसके लिए एक केंद्र खोला गया है ना, प्रजनन केंद्र खोला गया। कहाँ? तो महाराजगंज में। कहाँ दोस्तों? महाराजगंज, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में। ठीक है, ये ऑप्शन थोड़ा मैंने ज़्यादा ही क्लोज दे दिया है। ठीक है, हालांकि ऐसा भी ऑप्शन आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो और ऑप्शन हमने दिए हैं इनके बारे में भी कुछ देखते हैं।
तो हम अभी देख रहे हैं कि भारत में जो पहली बार हो रहे हैं वो भारत का पहला नाइट सफारी पार्क कहाँ बनेगा, लखनऊ में बनेगा। सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला भारत का पहला पार्क कौन सा है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है। भारत का पहला रक्षा औद्योगिक पार्क कहाँ बनेगा, केरल में बनेगा। और भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क नई दिल्ली में बनेगा। भारत का पहला साइंस डिजिटल पार्क जो है वो केरल के कोच्चि में बना है। भारत का पहला एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भारत का पहला एआई और रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क जो है वो बेंगलुरु में बना है। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क मध्य प्रदेश के जबलपुर में बना है। और भारत का पहला जेंडर पार्क केरल के कोझिकोड में बना है। और भी देखते हैं तो भारत का पहला केंद्रीय वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य, मतलब कि वैसा गाय अभ्यारण्य जो कि उसका जो फंडिंग है वो कौन करेगी, तो केंद्र सरकार करेगी, वो अभ्यारण्य बना है कहाँ, तो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी कौन है, तो जम्मू कश्मीर जो है वो है। देश का पहला यूनिवर्सिटी मॉल कहाँ बनेगा, तो उज्जैन में बनेगा। और भारत का पहला आईआईटी रिसर्च सैटेलाइट कैंपस कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो उज्जैन में। देश की पहली स्वास्थ्य और स्वच्छ फूड स्ट्रीट का नाम क्या है, तो इसका नाम है प्रसादम, ये आप याद रखेंगे। सभी दुर्घटना संभावित स्थलों का मानचित्र बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो वो है पंजाब। ठीक है, ये मैप बनाया है ना, कैसे स्थलों का जहाँ पे दुर्घटना होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो भारत के प्रधानमंत्री का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अजीत डोभाल। आप सभी को पता है कि पीके मिश्रा, ये पीके मिश्रा को क्या बनाया गया है, तो पीके मिश्रा को बनाया गया है प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मतलब जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया किसको, प्रमोद कुमार मिश्रा को। और उपेंद्र द्विवेदी हमारे अभी सेना के क्या बने हैं, सेना प्रमुख बने हैं। और दिनेश कुमार त्रिपाठी जो है वो नौसेना प्रमुख बने हैं, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। देखते हैं इनके बारे में और भी कुछ। तो ये रहे हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं पीके मिश्रा, वो ये रहे। और ये जो हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ये अजीत डोभाल जी हैं। आगे बढ़ते हैं। चर्चा में रहे बधावन बंदरगाह का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, चेन्नई, विशाखापत्तनम, गुजरात या महाराष्ट्र। दोस्तों इस सवाल का सही आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बधावन बंदरगाह बनाया जा रहा है ना। महाराष्ट्र में जो है एक और बंदरगाह है जो कि भारत की सबसे बड़ी बंदरगाह है, वो कौन सा है वो आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा उसका आंसर। वैसे हम अभी और भी बंदरगाह देखते हैं जो कि चर्चा में रहे हैं। कांडला पोर्ट गुजरात में है, कांडला जो बंदरगाह है वो कहाँ है, गुजरात में। हजीरा बंदरगाह गुजरात में है और मुंड्रा बंदरगाह भी गुजरात में है। गोपालपुर बंदरगाह जो है वो उड़ीसा में है और धर्मा बंदरगाह भी जो है वो भी उड़ीसा में ही है। गोपालपुर और धर्मा आप याद रखेंगे, ये दोनों उड़ीसा में है। बिजिंगम बंदरगाह केरल में बनाया गया है, ये केरल में है बिजिंगम बंदरगाह। और चाबहार पोर्ट, चाबहार बंदरगाह कहाँ है, ईरान में। कहाँ है दोस्तों, ईरान में है। इसे कौन बनाया है, इसे इंडिया ने बनाया है। ठीक है, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। और ग्वादर बंदरगाह जो है पाकिस्तान में है, इसे बनाया है चाइना ने। और हारफा बंदरगाह बहुत ही चर्चा में रहा है, इजराइल में है। और डुक्कम बंदरगाह जो है ओमान में है। और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ है, तो मुंबई में है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन बने हैं, यहाँ पे कौन है दोस्तों, है ना, हु। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन बने हैं, सिरिल रामाफोसा, नेल्सन मंडेला और थॉमस सुलिहाक, लुइस मोंटेनेग्रो। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है सिरिल रामाफोसा। सिरिल रामाफोसा पहले भी साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति थे और अभी भी उन्हीं को बनाया गया है क्या, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति। और साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे, तो नेल्सन मंडेला थे। ठीक है, 1994 में इनको बनाया गया था। अभी हम और भी इन दोनों के भी बारे में अभी देखेंगे, तो आप बने रहिए। और देखते हैं जो नए जो 2024 में जो हाल ही में जो बनाए गए हैं क्या राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, वो हम अभी देखेंगे। तो पनामा के राष्ट्रपति बनाए गए हैं जोस राउल मुलिनो को। सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने हैं लॉरेंस वोग। और आइसलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं बनर्जी बेनेडिक्सन। और स्लोवाकिया के राष्ट्रपति बने हैं पीटर पेलेग्रिनी। फिनलैंड के राष्ट्रपति बने हैं एलेक्जेंडर स्टब। और कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं ओल्जास बेक्टेनोव।
ताइवान के राष्ट्रपति बने हैं लाई चिंग ते। यमन के प्रधानमंत्री बने हैं अहमद अवाद बिन। आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं साइमन हैरिस। और लिथुआनिया के राष्ट्रपति बने हैं गितानस नुसेडा। ठीक है। फ्रांस के सबसे युवा व पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने हैं गैब्रियल एटेल। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने हैं प्रबोवो सुबियंतो। ठीक है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने हैं आसिफ अली जारदारी। फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री बने हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा और पुर्तगाल के प्रधानमंत्री बने हैं लुइस मोंटे नेग्रो। मिस्र के राष्ट्रपति बने हैं अब्दुल फतेह अल सीसी और हंगरी के राष्ट्रपति बने हैं तामस सुलियाक। कांगो के प्रधानमंत्री बने हैं जूडी सुमिनवा तुलुका और कांगो के राष्ट्रपति बने हैं फेलिक्स तसेसिकेदी। ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर भी इसे ज़रूर कर दें। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 कार्यक्रम का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका जो आयोजन है वो होगा अभी नई दिल्ली में। वर्ल्ड फूड इंडिया जो 2024 कार्यक्रम है इसका आयोजन चिराग पासवान द्वारा किया जाएगा। चिराग पासवान हमारे अभी खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं और इनके द्वारा जो है वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 कार्यक्रम का उद्घाटन नई दिल्ली में किया जाएगा। वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? क्यों 16 अक्टूबर को मनाया जाता है? क्योंकि 16 अक्टूबर 1945 को FAO यानी कि जो फूड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मुख्यालय कहाँ है, रोम में है, उसकी स्थापना हुई थी FAO की। कब? तो 16 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए 16 अक्टूबर को हमारा क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? इसका जवाब आप कमेंट में ज़रूर करें। ठीक है। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे हमने पिछले वीडियो में ये बता रखा है ना। वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, लेकिन वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है ये आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर 2024 में कौन सा पदक जीता? सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल या कोई भी मेडल नहीं ला पाया। दोस्तों नीरज चोपड़ा की बात है और ये तो खैर ऑप्शन ये बहुत ही अटपटा सा लग रहा है। इसका जो राइट आंसर है वह है गोल्ड मेडल। नीरज चोपड़ा ने हाल ही में क्या विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर 2024 में गोल्ड मेडल जीता है। देखते हैं नीरज चोपड़ा को अर्जुन पुरस्कार जो है वो 2018 में दिया गया था। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है 2021 में दिया गया था और पद्म श्री इनको 2022 में दिया गया था। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है क्योंकि टोक्यो ओलंपिक में 87.58 मीटर के साथ गोल्ड मेडल जो है नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त को ही जीता था और इसीलिए 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। और ये जो है मतलब ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले पहले एथलीट भी हैं और इनका सर्वश्रेष्ठ थ्रो जो है 89.94 यानी 89.94 मीटर है, जो कि 2022 में स्वीडन के स्टॉकहोम डायमंड लीग में हासिल किया था इन्होंने। तो ये नीरज चोपड़ा के बारे में कुछ अचीवमेंट है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है 14 जून को और इस वर्ष का थीम रहा है दान का जश्न मनाने के 20 साल, रक्तदाताओं को धन्यवाद। 20 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग गिविंग, थैंक यू ब्लड डोनर्स। ठीक है दोस्तों, और भी देखते हैं दिवस। अभी देखेंगे रक्त के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसे रक्त समूह की खोजकर्ता कार्ल लैंडस्टीनर का जन्म 14 जून 1886 को हुआ था, इसीलिए 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डे मनाया जाता है और उन्हीं के सम्मान में 14 जून को हर वर्ष विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। 1930 में उन्हें फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर जो हर किसी को अपना रक्त दे सकते हैं वो है O नेगेटिव, और सर्वग्राही जो हर किसी से अपना रक्त जो है वो ले सकते हैं यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ये जो है AB पॉजिटिव। रक्त एक संयोजी ऊतक है और रक्त का pH मान होता है 7.4। रक्त के अध्ययन को कहते हैं हीमेटोलॉजी और रक्त दाब जो है वो स्फिग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। वयस्क मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने में मदद करता है? तो विटामिन K। और कौन सा जो प्रोटीन है वो रक्त का थक्का जमने में मदद करता है? तो फाइब्रिनोजेन। ये आप याद रखेंगे, अगर विटामिन आएगा तो विटामिन K और अगर प्रोटीन आएगा कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने में मदद करता है, मतलब विच प्रोटीन जो है वो क्लॉटिंग करने में
ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है तो ये है फाइब्रिनोजेन, और अगर विटामिन आएगा तो विटामिन के। वैसे आप विटामिन के का जो रासायनिक नेम है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। किसकी उपस्थिति के कारण रक्त शरीर के अंदर नहीं जमता है ना, तो हिपैरिन प्रोटीन। दोस्तों ये जो हमने दोनों बात की, ये शरीर के बाहर जो है वो रक्त को जमाने का काम करता है, क्योंकि जब हमें कहीं पे कट जाती है तो ब्लड निकलने लग जाता है, तो क्लॉटिंग करने का काम जो है, अगर विटामिन का बात आएगा तो विटामिन के क्लॉटिंग करने में मदद करेगा, और अगर प्रोटीन की बात आएगा तो फाइब्रिनोजेन जो प्रोटीन है वो ब्लड क्लॉटिंग करने में मदद करता है। और ये जो है शरीर के अंदर हमारा रक्त जो है वो क्लॉट नहीं होता है, वो किसके कारण नहीं होता है, तो हिपैरिन नामक प्रोटीन के कारण नहीं होता है। तो इसे आप ध्यान से रखेंगे, एकदम ध्यान से इसको आप देख लेंगे, क्योंकि ये जो है वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 116वां, 126वां, 129वां या 136वां? दोस्तों इसका राइट आंसर है 116वां। ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है 2024 किसके द्वारा जारी किया गया? तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा। और टॉप पे कौन रहा है? तो टॉप पे रहा है आइसलैंड। ठीक है दोस्तों, और भी देखते हैं जो सूचकांक है। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 93वां रहा, 93, और टॉप पे रहा डेनमार्क। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 126वां रहा, टॉप पे रहा फिनलैंड। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ और टॉप पे रहा यूनाइटेड स्टेट। बिजनेस इन्वायरमेंट रैंकिंग 2024 में भारत को 91वां स्थान प्राप्त हुआ, 51, और टॉप पे रहा सिंगापुर। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ, टॉप पे रहा यूएस। विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को जो है 42वां स्थान प्राप्त हुआ और टॉप पे रहा यूएस, है ना। लोकतंत्र सूचकांक 2023 के अनुसार भारत को जो है 41वां स्थान प्राप्त हुआ, टॉप पे रहा नॉर्वे। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स ये अभी हाल ही में जारी हुआ है, इसके अनुसार भारत को 129वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अभी आप देख सकते हैं ये भी भारत ने 2023 में एफडीआई में क्या किया है। तो भारत का जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसमें गिरावट आई है। भारत को कैवां स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को जो है वो 15वां स्थान अभी प्राप्त हुआ है एफडीआई के मामले में, जिसको कौन जारी किया है? अंकटाड, है ना। कौन जारी किया है? अंकटाड जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि किस देश में कितना एफडीआई आता है। तो इस पे टॉप पे रहा है यूएस, और जो भारत का स्थान है वो अभी इसमें गिरावट आई है, क्योंकि 2022 में जो है वो भारत का स्थान कितना रहा था? 8th पोजीशन रहा था। 2022 को भारत को मिला था 2022 में 8वां रैंक, और अभी ये 8वां से घिसक कर कहाँ चला गया? तो 15वां स्थान पे। यानी कि भारत में जो एफडीआई है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, मतलब कि जो इन्वेस्टमेंट करते हैं दूसरे देशों से कंपनियां हमारे देश में, वो बोलते हैं एफडीआई। तो उसमें क्या आई है? तो उसमें गिरावट आई है, वो कम हुआ है 2022 के मुकाबले 2023 में। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में खीर भवानी मेले का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में और भी जो आयोजित किए जाते हैं मेले वो हम देखते हैं। बंगास वैली, हैरत, बंगास वैली याद रखेंगे, हैरत याद रखेंगे, कचौथ याद रखेंगे, सरस मेला याद रखेंगे, गोल मेला याद रखेंगे, और आहरबल मेला भी याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, और भी मेले देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। तो अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला जो है वो हरियाणा के फरीदाबाद में इस बार आयोजित किया गया। अम्बुबाची मेला का आयोजन असम में होता है। मेदराम जात्रा मेला का आयोजन तेलंगाना में होता है। कुंभ मेला हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में इसका आयोजन होता है। पुष्कर मेला का आयोजन राजस्थान में किया जाता है। नौचंडी मेला का आयोजन मेरठ में होता है। गंगा सागर मेला का आयोजन हर साल पश्चिम बंगाल में किया जाता है। और सरस मेला का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया जाता है। सरस आजीविका मेला गुरुग्राम के हरियाणा में इस बार आयोजित हुआ। ये दोनों कन्फ्यूजन इसमें क्रिएट नहीं करेंगे, ठीक है। एक है सरस मेला और एक है सरस आजीविका मेला, ठीक है। श्रावणी मेला का आयोजन देवघर जो कि झारखंड में है वहाँ होता है। हेमिस गोम्पा मेला लद्दाख में आयोजन होता है। झिंगा मेला का आयोजन पंजाब में किया जाता है। और ऑरेंज त्यौहार नागालैंड में मनाया जाता है। सोनपुर मेला हमारे बिहार में लगाया जाता है।
लक्की मेला राजस्थान के सीकर में लगाया जाता है। दोस्तों, हमको उम्मीद है कि आप जो हमारे जो GBR इन्फॉर्मेशन चैनल है उसको आप सब्सक्राइब भी किए होंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा स्पीड थोड़ा सा बढ़ गया है क्योंकि ये क्वेश्चन हम पिछली बार की वीडियो में भी करवा चुके हैं। हाल ही में G7 की अध्यक्षता किस देश ने की? तो इसकी अध्यक्षता की इटली ने। जो G7 जो है संगठन, जो G7 ऑर्गेनाइजेशन है, उसके सदस्य देश कौन कौन से हैं? अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस और इटली। ठीक है दोस्तों, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और भी देखते हैं तो वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट का आयोजन UAE में हुआ, जिसको मजदर कंपनी ने आयोजन करवाया। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट जो है वो दिल्ली में आयोजन किया गया इसका। फर्स्ट डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट का आयोजन गुवाहाटी में हुआ। फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट का आयोजन ब्रुसेल्स में हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। विश्व सरकार सम्मेलन 2024 का आयोजन दुबई में हुआ, है ना, दुबई जो कि UAE में पड़ता है। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक में हुआ। 9वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन फरीदाबाद में हुआ। और 7वां हिंद महासागर का सम्मेलन, है ना, पर्थ ऑस्ट्रेलिया, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, पर्थ एक जगह, वहाँ हुआ। और 9वां रायसीना डायलॉग का आयोजन नई दिल्ली में हुआ, जिसके चीफ गेस्ट कौन रहे? तो चीफ गेस्ट रहे ग्रीस के प्रधानमंत्री। पहला भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो का आयोजन गुवाहाटी में किया गया। और पहला अफ्रीकी पाक कला सम्मेलन का आयोजन, मतलब कि अफ्रीकी पाक कला कहने का मतलब है कौन सा? तो जो पकाने भोजन पकाने वाला, ठीक है, फूड वाले, पाक कला, फूड आर्ट, है ना, तो ये पेरिस में इसका आयोजन किया गया, फ्रांस में। भारत यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता करेगा 46वां का, जो कि 2024 में होगा। 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का आयोजन भारत में किया जाएगा। और G7 2024 की बैठक अभी कहाँ हुई? तो इटली में हुई। इटली के प्रधानमंत्री, वैसे आप बताइए कि इटली के प्रधानमंत्री कौन है? कमेंट बॉक्स में बताइए, ये बहुत ही चर्चे में रहे हैं, है ना, मोदी और वो। ऐसे हम आपको बता दें कि इनकी जो टीम का नाम है मोदी, और इटली की PM की, उनकी टीम का नाम है मेलोडी। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में उनका पूरा नाम छापिए। भारतीय थल सेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय थल सेना के उप प्रमुख बने हैं NS राजा सुब्रमणी। NS राजा सुब्रमणी जो हैं वो भारतीय थल सेना के अभी उप प्रमुख बनाए गए हैं। और अभी थल सेना के प्रमुख कौन है? तो उपेंद्र द्विवेदी को अभी बनाया गया है। दिनेश कुमार त्रिपाठी, ये जो हैं हमारे नेवल चीफ हैं, मतलब कि भारतीय नौसेना के चीफ हैं। नौसेना प्रमुख कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। और विवेक राम चौधरी हमारे एयरफोर्स के चीफ हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री अभी बने हैं, कौन बने हैं? उड़ीसा के मुख्यमंत्री अभी बने हैं मोहन चरण मांझी को उड़ीसा का मुख्यमंत्री बनाया गया है। इनके पहले उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो थे नवीन पटनायक जी थे। ठीक है, अभी बने हैं मोहन चरण मांझी। और भी देखते हैं जो नए जो चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं इस साल, वो सारे देख लेते हैं एक बार। आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो बनाए गए चंद्रबाबू नायडू TDP के। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री बनाए गए मोहन चरण मांझी। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू को बनाया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को बनाया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा बने। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग को बनाया गया। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बने। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी बने। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई बने। और मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदू मुहा बने। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन बने? रेवंत रेड्डी। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। ये जो नए जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं 2024 में, वो उनका लिस्ट है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो अभी हमने देखा था उपेंद्र द्विवेदी जो हैं वो भारतीय सेना के नए प्रमुख बने हैं। और इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो इन्होंने मनोज पांडे का स्थान लिया है। और दिनेश कुमार त्रिपाठी हमारे अभी नौसेना प्रमुख बने हैं। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो R हरि कुमार का स्थान लिया है। तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की है? तो ये जो 11 जून को संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने की घोषणा की है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस जो है वो 16 जनवरी को मनाया जाता है। ये वैसे इंपॉर्टेंट डे हैं जो पहली बार मनाए गए हैं, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। एक बार हम फटाक से इसको भी देख लेते हैं।
राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस 10 मार्च को मनाया जाता है। इस्लामोफोबिया दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। मरखोर दिवस 24 मई को मनाया जाता है। मरखोर पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु भी है। विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई को मनाया जाता है। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। हमने पीछे देखा है कि नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त को जो है वो ओलंपिक में पदक जीता था, गोल्ड मेडल, इसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। 23 अगस्त को क्यों? क्योंकि हमारा चंद्रयान 3 जो है वो चंद्रमा के साउथ पोल पर 23 अगस्त को ही सफलतापूर्वक लैंडिंग कराया गया था। विभाजन विभीषिका दिवस जो है, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 3 नवंबर को मनाया जाता है। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाएगा। विश्व सतत परिवहन दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। मैत्री दिवस 6 दिसंबर को मनाया जाता है। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 27 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, ये दिवस बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि चर्चा में होते हैं, और ये सारे दिवस जो है वो चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि ये पहली बार मनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत अपना डीप सी मिशन शुरू करने वाला कौन सा देश बन गया है? तो भारत जो है वो अपना डीप सी मिशन शुरू करने वाला छठा देश बन गया है। दोस्तों, डीप सी कहने का मतलब क्या है? डीप सी कहने का मतलब जो है, डीप सी कहने का मतलब गहरे समुद्र के अंदर जो खोजबीन किया जाता है उसे हम डीप सी बोल रहे हैं। डीप सी मिशन क्यों शुरू किया जाता है? तो इस मिशन के तहत जो समुद्र के किनारे जो रहने वाले लोग होते हैं उनका जीवन यापन उनका बेहतर किया जाए, ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पे क्या किया जाता है, तो छानबीन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में एक बार लिखिए ज़रूर। अगर आपको सेशन पसंद आया है दोस्तों तो आप इसे लाइक ज़रूर कर लें। ठीक है, इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी कर दें क्योंकि हम हर सोमवार को ये करेंट अफेयर का